जय श्री राम प्यारे विद्यार्थियों, मंदाकिनी क्लासेस भिलवाड़ा की ओर से श्री राम लल्ला के मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। श्री राम संपूर्ण जगत को स्वस्थ स्वास्थ्य के साथ दीर्घायु प्रदान करें, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज इस राममय युग के साथ हम कक्षा 10वीं की विज्ञान विषय प्रारंभ करने वाले हैं। कक्षा 10वीं विज्ञान विषय का प्रथम लेसन है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यह लेसन आपके 6 नंबर निर्धारित करेगा। आप इस अध्याय से बहुत ही सुगमता से 6 नंबर हासिल कर सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में आपने कक्षा 9 के अंदर अध्ययन किया होगा। कक्षा 9 में आपने रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के संदर्भ में कुछ पढ़ा होगा। मैं आपको बहुत ही सरल और सुगम माध्यम से अध्ययन करवाने की कोशिश करूंगा। आप सभी लोग निरंतर बने रहें। मार्च में आप सभी की परीक्षाएं आने वाली है और इन परीक्षाओं को ध्यान में रखकर आपका कोर्स फरवरी के अंतिम सप्ताह तक करवा दिया जाएगा। अतः आपसे निवेदन है कि आप सब लोग निरंतर रूप से जुड़े रहें और वीडियो देखते रहें। हम आपको बहुत आसान माध्यम से विज्ञान विषय को प्रस्तुत करेंगे। उम्मीद करेंगे कि आप सभी की समस्याओं का निवारण हो पाए। अगर आपके विषय से संबंधित या यहाँ पर जो अध्ययन करवाया जाता है उस टॉपिक से संबंधित कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या अर्जित करें। उस समस्या का आपको जरूर निदान मिलेगा। यह अध्याय जैसा कि मैंने बताया है 6 नंबर आपके निर्धारित करता है। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं आपके सामने कुछ इसे पिछले वर्ष से जोड़कर अध्ययन करवाने की कोशिश करता हूँ। रासायनिक अभिक्रिया से मेरा तात्पर्य क्या है? रासायनिक अभिक्रिया, इसकी परिभाषा कभी पूछते तो नहीं है। अगर पूछ ले तो हम किस तरीके से रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में बताएंगे। कक्षा 9 में हमने अध्ययन किया था रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। उस पर थोड़ी नजर डालते हैं। भौतिक परिवर्तन और एक तरफ रासायनिक परिवर्तन। कक्षा 9 में हमने पढ़ा था कि भौतिक परिवर्तन पदार्थों में ऐसे होने वाला परिवर्तन है जिसमें उसके रंग, रूप, आकार आदि परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन पदार्थ का रासायनिक संगठन नहीं बदलता है। मैं इसे बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास जल है, जल को जब मैं गर्म करता हूँ तो वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जल को जल का तापमान जब मैं कम करता हूँ तो वह बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। जल का जो आणविक सूत्र होता है वो होता है H2O। अगर मैं जल को गर्म करूंगा तो वो जल वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। जल वाष्प का अगर मैं सूत्र देखूं तो वह भी होता है H2O। अगर जल को मैं ठंडा करता हूं तो वो बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा और बर्फ का जो आणविक सूत्र होता है वो भी होता है H2O। इस उदाहरण को देखने के बाद हमें ज्ञात होता है कि इन तीनों में पदार्थ की अवस्थाओं का परिवर्तन हो रहा है। बर्फ एक ठोस अवस्था है, सॉलिड स्टेज में होता है। जल एक द्रव अवस्था है, लिक्विड अवस्था में होता है, जबकि वाष्प एक गैसीय अवस्था में पाई जाती है। तीनों में अवस्थाएं परिवर्तित हैं, रंग परिवर्तित है, रूप परिवर्तित है, लेकिन इनका रासायनिक संगठन से यहाँ यह तात्पर्य है इसके अंदर कौन कौन से तत्व मिलकर इनका निर्माण कर रहे हैं। रासायनिक संगठन जब हम देखते हैं तो भौतिक परिवर्तन के अंदर कभी भी पदार्थ का रासायनिक
परिवर्तन नहीं बदलता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन में कभी भी नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन में कभी भी नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय से अर्थ होता है कि रिवर्सेबल होता है। जैसे मैं जल से बर्फ बना सकता हूँ, बर्फ से वापस से जल बना सकता हूँ, जल से जलवाष्प बना सकता हूँ, जलवाष्प को वापस शीतलन के द्वारा जल में परिवर्तित कर सकता हूँ। ये रिवर्सेबल होता है, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, तो इसे बार बार अपन परिवर्तित कर सकते हैं। जबकि अगर मैं रासायनिक परिवर्तन की बात करूं तो रासायनिक परिवर्तन में सदैव नया पदार्थ बनता है। रासायनिक परिवर्तन में सदैव नया पदार्थ बनता है। इसको मैं इस एग्जांपल के द्वारा समझाने का प्रयत्न करूंगा। यदि मेरे पास थोड़ा सा दूध है, यदि मेरे पास थोड़ा सा दूध है, अगर उसमें मैं कुछ मात्रा में दही मिला देता हूं तो वह संपूर्ण दूध दही में परिवर्तित हो जाएगा। तो वह संपूर्ण दूध दही में परिवर्तित हो जाएगा। यह दूध का दही में परिवर्तन होना एक प्रकार से रासायनिक परिवर्तन है। क्या कभी भी इस दही के द्वारा वापस से दूध में बदलाव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। रासायनिक परिवर्तन में कभी भी एक बार जो पदार्थ बन जाता है उसके बाद उसे वापस से परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अर्थात एक बार अगर दूध से दही बन गया तो दही से वापस आप दूध नहीं बना सकते। अर्थात रासायनिक परिवर्तन नॉन रिवर्सेबल होता है, अनुत्क्रमणीय प्रकार का परिवर्तन होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। मुख्य बात रासायनिक परिवर्तन में ये है कि इसके अंदर नया पदार्थ बनता है। मैं कक्षा 9 से ही परिचित करवाने की कोशिश करता हूँ। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई लोहे की रोड है और अगर मैं उसे पिघलाकर लोहे की गेंद में परिवर्तित कर देता हूँ तो यह किस प्रकार का परिवर्तन होगा? यह एक भौतिक परिवर्तन होगा, क्योंकि मैंने सिर्फ उसका आकार बदला है। लेकिन इसी के अलावा मैं ये बात कहूँ कि अगर लोहा उस पर जंग लग जाए तो क्या जंग लगे हुए लोहे से वापस में लोहे को प्राप्त कर सकता हूँ? असंभव है। अर्थात लोहे पर जंग लगना एक प्रकार से कौन सी अभिक्रिया है या कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। इसी को दूसरे उदाहरण के द्वारा और आसानी से समझ सकते हैं। अगर मैं सब्जियों के टुकड़े करता हूँ, कोई भी सब्जी लेता हूँ और उसके मैं उसे काटता हूँ, तो यह कौन सा परिवर्तन है? यह भौतिक परिवर्तन है। क्या काटने मात्र से कोई नया पदार्थ बन गया है क्या? नहीं। लेकिन अगर मैं उन सब्जियों को पका लेता हूँ, पकाने के बाद उनको खाने के बाद डाइजेस्ट होने के बाद ये जो परिवर्तन होते हैं उनमें, वो कौन से परिवर्तन होते हैं? वो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, क्योंकि उस दौरान नया पदार्थ बन जाता है। रासायनिक परिवर्तन को कक्षा 9 में कुछ इस तरीके से ही समझाया गया है। अर्थात रासायनिक परिवर्तन से आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि रासायनिक परिवर्तन का अर्थ है कि सदैव नया पदार्थ बनेगा, नया पदार्थ बनेगा और नॉन रिवर्सेबल होगा, कभी भी उत्क्रमणीय नहीं होगा। अगर मुझे सामान्य भाषा में अगर रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा पूछी जाती है तो मैं लिखूंगा कि रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया तो समझ में आ गया है। इसमें एक और पॉइंट है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं? रासायनिक समीकरण का क्वेश्चन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा पूछा जाता रहा है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देना। रासायनिक समीकरण आपको बहुत आसान माध्यम से, अगर आपने अब तक 10वीं की परीक्षा की तैयारी नहीं की है, आपने पढ़ाई नहीं की है, तो आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। आप निरंतर कक्षाओं में बने रहिए, आपको बहुत आसान माध्यम से हम समझाने का प्रयास करेंगे। एक बार क्लास पूरी होने के बाद मैं वापस से आपके समक्ष इस चीज को रिवाइज करूंगा ताकि आपके मन में कोई शंका ना रहे। आप
आप निश्चिंत होकर बस जुड़े रहें। रासायनिक समीकरण, रासायनिक परिवर्तन तो समझ में आ गया, या रासायनिक अभिक्रिया को ही रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया तो समझ में आ गई है। रासायनिक समीकरण से क्या तात्पर्य है? रासायनिक अभिक्रिया को वाक्य के रूप में लिखना बहुत लंबा हो जाता है। उसे वाक्य के रूप में अगर मैं किसी रासायनिक अभिक्रिया को लिखता हूं तो वो बहुत लंबी हो जाती है। उसे संक्षिप्त या छोटे रूप में लिखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? समीकरण का उपयोग करते हैं। अर्थात रासायनिक समीकरण से यह तात्पर्य है कि रासायनिक अभिक्रिया को वाक्य के रूप में लिखना, वाक्य के रूप में लिखना काफी लंबा हो जाता है, काफी लंबा हो जाता है। इसे अर्थात रासायनिक अभिक्रिया को इसे संक्षिप्त रूप में, संक्षिप्त रूप मतलब छोटे रूप में लिखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? समीकरण का उपयोग किया जाता है। अतः इसे ही हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। मेरी बात को कुछ इस तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। अभी हमने रासायनिक परिवर्तन का या रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण देखा था। हमने कहा था कि दूध में जब हम कुछ मात्रा में दही मिलाते हैं तो वह संपूर्ण दूध किसमें परिवर्तित हो जाता है? दही में परिवर्तित हो जाता है। अगर मुझे रासायनिक अभिक्रिया, दूध से दही बनने की रासायनिक अभिक्रिया लिखनी होगी तो मैं कुछ इस प्रकार से लिखूंगा। सर्वप्रथम मैं थोड़ा सा दूध लूंगा, उसमें कुछ मात्रा में मैं दही मिलाऊंगा। 5 से 6 घंटे सामान्य तापमान पर रखने पर संपूर्ण दूध दही में परिवर्तित हो जाएगा। अतः इसे ही दूध से दही बनने की रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगर मैं संपूर्ण अभिक्रिया को लिखता हूं तो यह अभिक्रिया बहुत विस्तृत हो जाती है, बहुत लंबी हो जाती है। इसे संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए मेरे पास समीकरण ही एक माध्यम है, इसके द्वारा मैं इसे लिख सकता हूं। अगर मैं इसे शब्द समीकरण के माध्यम से लिखता हूं तो मैं इसको छोटे रूप में परिवर्तित कर सकता हूं। जैसे कि इस रासायनिक अभिक्रिया को विस्तृत रूप से न लिखकर मैं संक्षिप्त रूप में समीकरण के रूप में लिख सकता हूं कि सर्वप्रथम हम कुछ मात्रा में दूध लेते हैं, उसमें कुछ मात्रा में हम दही मिलाते हैं, 5 से 6 घंटे तक सामान्य तापमान पर उसे रखते हैं, संपूर्ण दूध किसमें परिवर्तित हो जाता है? दही में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात हमने रासायनिक अभिक्रिया के शब्द समीकरण लिखकर उसे बहुत ज्यादा संक्षिप्त कर दिया है। रासायनिक समीकरण के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। रासायनिक शब्द समीकरण को और भी संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं। अगर हमें शब्दों की जगह अगर फॉर्मूला याद हो, हमें सूत्र याद हो, तो सूत्र के माध्यम से हम उदाहरण को और भी संक्षिप्त कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण दोनों अच्छे से समझ में आई होगी। मैं वापस से बताने का प्रयत्न करूंगा कि रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के अंदर सदैव नया पदार्थ बनता है। रासायनिक अभिक्रिया को वाक्य के रूप में लिखना काफी लंबा हो जाता है। उसे संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए हम समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। इसे ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण की बात करें तो रासायनिक समीकरण को 3 भागों में बांटा गया है। रासायनिक समीकरण को कितने भागों में बांटा गया है? रासायनिक समीकरण को 3 भागों में बांटा गया है। रासायनिक समीकरण में पहली चीज आती है अभिकारक, रिएक्टेंट। दूसरी चीज आती है तीर, एरो, और तीसरी चीज आती है उत्पाद, प्रोडक्ट। रासायनिक समीकरण को 3 भागों में विभाजित किया गया है। अभिकारक को सदैव रासायनिक समीकरण
समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है। उत्पाद को रासायनिक समीकरण में सदैव राइट हैंड साइड लिखा जाता है और तीर का जो मुंह होता है, तीर का जो सिर होता है वो सदैव किसकी ओर होता है? उत्पाद की ओर होता है। कुछ इस प्रकार से समझने का प्रयास कीजिएगा कि अभिकारक सदैव लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाएंगे, मतलब बाएं हाथ की तरफ लिखे जाएंगे। मध्य में तीर आएगा और तीर का जो सिर होगा वो सदैव किधर की ओर इंगित कर रहा होगा? उत्पाद की ओर इंगित कर रहा होगा, अर्थात उत्पाद सदैव राइट हैंड साइड की ओर दर्शाए जाएंगे। अगर आपको यहाँ तक कोई समस्या नहीं है तो ये मान के चलिए कि ये लेसन आपको समझ में आ चुका है। अभिकारक, तीर और उत्पाद, इन तीनों ही टर्म्स पर, इन तीनों ही कारकों पर पूरी समीकरण, पूरा लेसन, पूरी अभिक्रिया निर्भर है। कभी कुछ अभिकारक मिलकर कुछ उत्पाद बना रहे होंगे, कुछ अभिकारक टूटकर कुछ उत्पाद बना रहे होंगे, कभी अभिकारकों के तत्वों में आयनों का आदान प्रदान हो रहा होगा, कभी अभिकारकों के तत्वों में विस्थापन की क्रिया हो रही होगी, कभी अभिकारकों के तत्वों में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही होगी, कभी अभिकारकों के तत्वों में ऑक्सीजन की कमी हो रही होगी। इन्हीं आधार पर आपके कुछ समीकरणें इस वर्ष दी गई है। मैं आशा करता हूं कि आपको अभी तक पढ़ा है जिसमें कोई समस्या नहीं होगी। आप निरंतर एक बार स्क्रीनशॉट लेते रहे। रासायनिक समीकरण के 3 कारक होते हैं। अभिकारक, तीर, उत्पाद। अभिकारक को सदैव लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, उत्पाद को सदैव राइट हैंड साइड लिखेंगे। कंकाली समीकरण, रासायनिक समीकरण में एक आती है कंकाली समीकरण। कंकाली समीकरण, कंकाली समीकरण से आप क्या समझते हैं? कंकाली समीकरण का अर्थ यह है कि यदि अभिकारक और तत्वों, अभिकारक के तत्वों और उत्पाद के तत्वों का द्रव्यमान यदि असमान हो तो इस समय जो समीकरण होती है वह समीकरण कंकाली समीकरण अर्थात असंतुलित समीकरण कहलाती है। असंतुलित समीकरण कहलाती है। कंकाली समीकरण का दूसरा नाम आप असंतुलित समीकरण ही समझ सकते हैं। कंकाली समीकरण वह समीकरण होती है जिसमें अभिकारक और उत्पाद के जो द्रव्यमान होते हैं वह समान नहीं होते। अभिकारक का द्रव्यमान समान नहीं होता है उत्पाद के तत्वों के द्रव्यमान के, उत्पाद के तत्वों के द्रव्यमान के। ऐसी समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद दोनों के तत्वों का जो द्रव्यमान होता है असमान होता है, मतलब अभिकारकों के तत्वों का कुल द्रव्यमान और उत्पाद के तत्वों का कुल द्रव्यमान यदि असमान होता है तो ऐसी रासायनिक समीकरण असंतुलित समीकरण या कंकाली समीकरण कहलाती है। कक्षा 9 में हमने एक नियम पढ़ा था जिसे बोलते हैं हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये वार्षिक परीक्षा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 10वीं बोर्ड में इस क्वेश्चन को काफी बार पूछा गया है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, कोई भी हो सकती है,
हम जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे उसमें ना तो द्रव्यमान को हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। अर्थात द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार अभिकारकों के तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारकों के तत्वों का कुल द्रव्यमान बराबर होता है उत्पाद के कुल तत्वों के द्रव्यमान के अर्थात अभिकारक हो या उत्पाद हो, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने पर दोनों ही LHS और RHS पदों में तत्वों का जो द्रव्यमान होगा वो नियत होगा, मतलब समान होगा, बराबर होगा। अभिकारक और उत्पाद के तत्वों का द्रव्यमान समान होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम काफी बार पूछा गया है, इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से आप लिख लें। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात अभिकारकों के तत्वों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यदि अभिकारकों के तत्वों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल तत्वों के द्रव्यमान के समान नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में समीकरण कंकाली समीकरण या असंतुलित समीकरण कहलाती है। यदि कोई समीकरण कंकाली समीकरण या असंतुलित समीकरण है तो उसे द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार उसे संतुलित करना आवश्यक है। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया था कि कोई भी असंतुलित समीकरण या कंकाली समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है और किस विधि के द्वारा इसे संतुलित किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। तो द्रव्यमान